नमस्कार दोस्तों, बरवाला की विकास चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के अभाव के कारण पहले तो मैं आपको सूचना दे दूं, हम इस कार्यक्रम को अब हर रविवार को प्रस्तुत करेंगे सही 8 बजे, क्योंकि खबरें अधिक हैं बरवाला क्षेत्र की, और खबरें से वंचित रह जाते हैं लोग, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को हर रविवार को 8 बजे प्रकाशित करेंगे। और हमारा एक नया कार्यक्रम बहुत जल्द आने वाला है, पार्षद रिपोर्ट कार्ड। हम इस कार्यक्रम पर भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे मीडिया साथी। हम इस कार्यक्रम को भी जल्दी आप लोगों के बीच में लाएंगे। आज हमारे साथ ऐसे युवा जुड़े हैं जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर चीज में रुचि रखते हैं। और पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इनकी रुचि की पहचान ही आप देख लीजिए। इन्होंने बरवाला के लिए पहले से ही ऐसा एक घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है जो बरवाला की समस्याओं को लेकर है। अगर आप इनके नाम से भी आपको वापिस करवा दूं, नकुल राय कक्कड़ हमारे साथ मौजूद है, युवा साथी हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, जो पहले इनके फादर जो है यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं। जगदीश राय कक्कड़ के पुत्र हैं और नकुल राय कक्कड़ आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए बरवाला की विकास चर्चा में, तो जैसे पहले तो आप दर्शकों को परिचय दे दीजिए कि आपका वार्ड कौन सा है, आप क्या करते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा 2 नंबर वार्ड में घर है और मेरा बैकग्राउंड इवेंट मैनेजमेंट का एज एन एंकर और मैनेजर और एज अ फिल्म मेकर भी रहा है। मैंने 12-13 साल इवेंट मैनेजमेंट में काम किया है और कुछ 7-8 साल फिल्म मेकिंग में भी काम किया है मुंबई में, और पिछले 2 साल से मैं बरवाला में हूँ। 2019 में भी चुनाव के समय पर मैं यहाँ पर आया था और मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट करने चुनावों में मैं आता जाता रहता हूँ। 2019 में भी आया था और इस बार भी गत विधानसभा चुनावों में यहाँ पर आया था और उसके बाद से मैं यही हूँ। और मैं थोड़ा सा एक करेक्ट भी करना चाहूँगा, मैं स्वयं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक मीडिया बैकग्राउंड से हूँ और मेरी जो सामाजिक समझ और राजनीतिक समझ है वो निष्पक्ष रहने की है। हालांकि हम पक्ष तो लेते ही रहते हैं, जो भी हमें सरकार के बारे में गलत लगता है वो बोलना विपक्षी ही कहलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस ही हूँ, मेरे पिताजी जरूर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी स्वयं की विचारधारा निष्पक्षता की विचारधारा है और मैं राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक सामाजिक एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने आप को देखता हूँ और यही है। देखिए, जो हमारा जो कार्यक्रम है वो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है। जैसे नकुल ने कहा कि मैं राजनीति नहीं हूँ, हमारे कार्यक्रम में कोई भी युवा भाग ले सकता है, कोई भी पूर्व पार्षद भाग ले सकता है। जो बरवाले के विकास पे चर्चा करना चाहता हो, जो बरवाला के विकास पर बात करना चाहता हो, वो सभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आपने वार्ड नंबर 2 का जिक्र किया, तो पहले हम वार्ड नंबर 2 के विकास कार्यों की बात कर लें कि आपके वार्ड नंबर 2 के अंदर क्या कमियां चल रही हैं, जो पार्षद द्वारा है, कौन आपके पार्षद और क्या वार्ड के अंदर काम करवाए जा रहे हैं। देखिए, दिनेश बजाज हमारे पार्षद हैं और दिनेश बजाज को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। और जहाँ तक वार्ड की बात है, मुझे लगता है कि अभी जो बाजार है, मेन बाजार है, वो मेरे वार्ड से काफ़ी जुड़ा हुआ है और मेन बाजार की अभी सड़क बन रही है। तो हाल फिलहाल का काम तो ये है कि आरसीसी की सड़कें जो बन रही हैं और बाजार का काम हालांकि डिले हुआ, लेकिन वो अभी सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। और जैसे ही बाजार का काम खत्म होगा मेरे ख्याल से, तब हमारी गली का काम शुरू होगा, क्योंकि हमारी गली मेन रोड से बाजार की तरह ही जुड़ी हुई है और काफ़ी लोग ये रास्ता लेते हैं बाजार का रास्ता ना लेकर। तो शायद इसीलिए हमारी गली का काम डिले चल रहा है और जैसे ही बाजार का काम खत्म हो जाएगा हमारी गली का काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है। आसपास की जो गलियाँ हैं वो बन चुकी हैं, तो मुझे लगता है हमारा नंबर बाजार के बाद ही आएगा, हमारी गली का नंबर। जैसा कि इन्होंने ये देख लीजिए, बाहर रहते हैं फिर भी बरवाला के हर कार्य पर रुचि रखते हैं। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मेन बाजार का कार्य चल रहा है। बिल्कुल सही बात है नकुल जी की कि मेन बाजार का कार्य वाकई में प्रगति से चल रहा है और जल्द ही मेन बाजार का कार्य भी पूरा होने वाला है। इन्होंने सही बातें बताई और हम आगे इनसे बातचीत करेंगे। बरवाला को आप जो विकास का कार्यक्रम है, जो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? राजकुमार जी, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, वीरेंद्र सर का, आपका, गणेश भैया का, कि आपने एक बहुत अच्छी लोकतांत्रिक मुहिम चालू करी है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, जिसमें जनता की सहभागिता को भी आप जनता कैसे प्रशासित हो रही है उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लोकतांत्रिक साहसी प्रयास मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, चाहे छोटे शहरों को ले लो या बड़े शहरों को ले लो। तो उसके लिए आपको बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आकर अपनी बात रखने के लिए। मैं बरवाला के विकास के बारे में, मुद्दों के बारे में जो आपने चर्चा करने के लिए मुझे बोला,
मैं उसका आधार इस लक्ष्य पत्र को बनाना चाहता हूँ। ये लक्ष्य पत्र विधानसभा चुनावों के समय पर हमने 2-3 महीने रिसर्च करके लोगों से बात करके इस लक्ष्य पत्र को जारी किया था। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस समय में हमने पिताजी के नाम से ये लक्ष्य पत्र निकाला था, उनकी इनिशिएटिव के रूप में निकाला था। लेकिन टिकट ना मिलने के बाद हमने इसको बरवाला नागरिक एकता के नाम से जारी किया और बहुत सारे नागरिकों ने इसे अपनाया भी। और क्योंकि ये बरवाला नागरिक एकता के अंडर निकला था, तो हमने सभी जो भी टिकटें मिली थी जिनको अलग अलग पार्टियों से, उन सबके पास भेजने की कोशिश करी। मौजूदा विधायक और मंत्री जी रणवीर गंगवा जी के सुपुत्र सुरेंद्र गंगवा जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनको भी मैंने पर्सनली दिया, उसने इसका संज्ञान भी लिया और बहुत अच्छे से संज्ञान भी लिया, बल्कि काफ़ी सारे मुद्दों पे बहुत जल्दी कार्रवाई भी शुरू हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो मुद्दों के बारे में मैं बात करना चाहता था वो इसी से लिए गए हैं ज़्यादातर। मोटे मोटे तौर पे 5 ऐसे मुद्दे जिनके बारे में हम इस मुलाकात में चर्चा करेंगे। 1-2 अनुरोध भी हैं और 1-2 सुझाव भी हैं जिस पे हम आएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे बरवाला का मुद्दा है एक्चुअली, वो सड़कों और गलियों के रख रखाव, फिर सड़कों और गलियों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है सीवरेज ओवरफ्लो का, पानी निकासी का भी। इन सब पे चर्चाएं करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव शुरू हुए थे, पहले लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का जब माहौल बन रहा था, उससे 3 साल पहले तक हमारी मेन रोड की क्या हालत थी, पूरा खुरदुर था, टूटा हुआ रहा था, कुछ उस पर डेवलपमेंट नहीं थी, ये सब जानते हैं। और एकदम से जैसे ही चुनाव आए, फटाफट से सड़क को बनाया गया, काफ़ी तेज़ गति से बनाया गया। उसको देखते हुए एक ये भी कई लोगों के बीच में मन में एक ये चीज़ आई थी कि इतनी जल्दी अगर सड़क बन ही सकती थी तो 3 साल से बन क्यों नहीं रही थी। पर खैर जल्दी जल्दी सड़क बनी, लेकिन उसमें निकासी का प्रबंध फिर भी नहीं किया गया और जिसका खामियाजा हमने इन बारिशों में सबने भुगता। हालांकि बारिशों में प्रशासन का काम भी बहुत सराहनीय रहा, उन्होंने बहुत जल्दी पानी निकासी का काम किया। इतनी जल्दी इतने सारे पानी की निकासी बहुत मुश्किल होती है, तो युद्ध स्तर पे काम भी हुआ। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जब समस्या से नुकसान हो जाता है, इतने सारे लोगों का इतना सारा नुकसान हुआ, कई लोगों के घर में पानी घुसा, दुकानों में पानी घुसा, बहुत सारा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ होगा बरवाला में, उसके बाद पानी निकासी का काम शुरू होता है। लेकिन प्रशासन को ये देखना भी चाहिए और शायद देखा भी, वही पहली बार है रणवीर गंगवा जी का भी बरवाला में बारिशों का सीज़न, तो मेरे ख्याल से अगली बार और सतर्कता के साथ तो प्रशासन काम करेगा। तो होना ये चाहिए था कि पानी निकासी से पहले पानी इकट्ठा ना हो, इस पे भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पानी निकासी का बहुत ही अच्छा प्रबंध और बहुत ही कम खर्चे में संभव है। और अगर ऐसा प्रशासन को किसी वजह से भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है या बहुत टाइम टेकिंग काम है, तो बरवाला के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सबके पास इतने सारे आइडिया हैं पानी निकासी को लेके। मैं तो बोलूँगा कि मंत्री साहब उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और वो भी जनता का पार्टी है, तो जनता को इन्वॉल्व करना, उसका क्रेडिट भी उन्हीं को मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर वो जनता की भी इसमें भागीदारी ले। दूसरी बात सीवरेज ओवरफ्लो की। अभी मैं कल ही ये बसाओ मार्केट वाला मोहल्ला है, वहाँ पर किसी काम से गया था, और वो आगे जाके मोतीलोर वाली गली से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर एक गली में मैंने देखा कि आरसीसी की सड़क बन गई और बहुत ही अच्छी सड़क बनी, कोई बिना गड्ढे के आपकी स्कूटी चली जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नई सड़क बनी। और साथ में एक गली थी जो भी नहीं बनी थी, लेकिन उसके सीवरेज में से पानी निकले जा रहा था, बदबूदार पानी, सीवरेज का काला पानी निकले जा रहा था, और वो गली पूरी ऐसी थी कि स्कूटी वहाँ से टपाना मुश्किल था। तो सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या एक ऐसी समस्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सीवरेज की समय समय पर सफाई करने से ये सॉल्व हो सकती है, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सीवरेज पूरा का पूरा आपको फाड़ कर नया डालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव होगा या पॉसिबल होगा, लेकिन सीवरेज की समय समय पर सफाई प्रशासन का दायित्व है और वो उनको अच्छे से निभाना चाहिए मेरे ख्याल से। और साथ में सड़कों से जुड़े और भी मुद्दे हैं, जिसमें से एक है जो बेसहारा पशु हैं बरवाला में, उनकी मात्रा, मतलब मैंने बचपन से देख रहा हूँ बरवाला में हमेशा से बेसहारा पशुओं की तादाद बहुत ज़्यादा रही है।
अभी भी अनुमान लगाया जाता है कि 1500 से 2000 के करीब बेसहारा बड़े पशु बरवाला में मौजूद हैं। और अभी ये सरकार बनने के बाद इस पे कार्रवाई भी शुरू हुई। हमने कई बार देखा कि पशु उठाने की कार्रवाई चल रही थी रात को या दिन में भी, और काफ़ी सारे पशुओं को उठाया भी गया। लेकिन दुख ये है कि ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और बीच में एकाएक रुक गई, और उसके बाद अभी भी सड़कों पे हमको बेसहारा पशु और कुछ खच्चर भी देखने को मिलते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि 2019 में मुझे याद है, वो भूल नहीं सकता मैं, CM मनोहर लाल खट्टर जी बरवाला में अपना रोड शो निकालने आए थे। बरवाला से होते हुए उनका रोड शो गया था, और सिर्फ एक रात में प्रशासन ने मेन रोड को बेसहारा पशु से मुक्त कर दिया था, एक रात में। अगर ये एक रात में संभव है तो ये हम नागरिकों के लिए क्यों नहीं हो सकता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक तो आशीष सिंगला CA हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके घर में डेथ हुई है बेसहारा पशु से एक्सीडेंट होके। एक महिला है जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी टांग खो दी है। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बरवाला में मिल जाएंगे जहाँ जान माल की क्षति हुई है। मेरी खुद की गाड़ी 2 सांडों के लड़ते हुए वो गाड़ी पे टूट के आ पड़े थे, और गाड़ी भी एक हेडलाइट टूट गई थी, एक टेल लाइट टूट गई थी, एक शीशा टूट गया था। चलो ये नुकसान बहुत छोटा था, लेकिन बहुत लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो चुका है इस वजह से। और मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लोगों पे खतरा मानकर युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कार्रवाई आपने शुरू की थी पशु उठाने की, इसको पूरी तरह से पूरा कीजिए, और ऐसा भी इंतजाम कीजिए कि आगे से बेसहारा पशु की तादाद बरवाला में धीरे धीरे करके बढ़ती ना रहे। नकुल जी, आपने जो इस तस्वीर का जिक्र किया, जैसे मेन रोड में पानी की है, जैसे पशुओं का है, अगर जब ये बरसात आई थी, अगर आप निचले हिस्से में जाएंगे जहाँ लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, दर्जनों यानी कई सालों से रह रहे हैं, आज उन वार्डों को अनुकूल किया हुआ है। आज उनके घरों के अंदर 15-15 दिन तक पानी खड़ा रहा। लोगों को बरवाला के अंदर ऐसी स्थिति बन गई, धर्मशालाओं के अंदर जी, चौपालों के अंदर जी देखा रहना पड़ा। देखा होगा आपने, वो भी बरवाला की दूसरी तस्वीर थी। जो आपने तस्वीर बताई वो मेन रोड की तस्वीर थी, जो दूसरी तस्वीर है यानी मध्यवर्गीय तो अभी भी परेशान है। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, हमने बिल्कुल मुद्दे की बात तो यही थी। एक्चुअली मेन रोड से तो फिर भी पानी जल्दी निकल गया, और संपन्न वर्ग को या जो ऊपर है जिनका मकान बरवाला टिब्बों पे बसा हुआ है, तो सब जानते हैं कि कुछ लो लाइंग एरिया है, कुछ अपर लाइंग एरिया है। अपर लाइंग एरिया को वैसे भी नुकसान नहीं होता, संपन्न वर्ग वैसे भी अपना कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही लेता है। लेकिन जो लो लाइंग एरिया है या जोड़ के पास लगते हुए एरिया है, हालांकि बोलते तो उनको जोड़ है, लेकिन उनका लीगल स्टेटस समझ में नहीं आता, शायद इसलिए उसका समाधान भी नहीं निकल पाता। बट वो लो लाइंग एरिया, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी जो आपने वहाँ पर जाके रिपोर्ट की थी, नाले के पानी में वो लोग जीने पे मजबूर थे। तो ये बहुत दयनीय स्थिति थी। उनके आत्मसम्मान को भी बहुत ठेस पहुँच रहा होगा, हम जैसे दर्शकों को भी बहुत पीड़ा हो रही थी ये देखते हुए। तो प्रशासन को ये इसकी सुध तो ज़रूर लेनी चाहिए। प्रशासन ने ली भी अपने लेवल पे, लेकिन जितने दिन तक ये समस्या चली उतने दिन तक शायद नहीं चलनी चाहिए थी, और आगे से मुझे लगता है कि प्रशासन खुद भी अपने आप और ज़्यादा सतर्क रहेगा। जैसे कि आपने ये लक्ष्य पत्र अपने पापा के चुनाव के लिए तैयार किया था, तो आपके पापा की भी एक मैं बात करूंगा। आपके पापा की हर पार्टियों ने फायदा सभी ने उठाया। जब टिकट वितरण का समय आता है, सभी आपके पापा की अनदेखी कर देते हैं। जो पिछले बार वो जननायक जनता पार्टी में थे, JJP के साथ थे, दुष्यंत के साथ लगे हुए थे। जब टिकट वितरण की बात आई तो टिकट जोगीराम सियार को दे दी। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में भी लगातार मेहनत कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि वो पार्षद भी रह चुके हैं। बरवाला से काफी पुराने राजनीतिक घराने से भी संबंध है, राजनीतिक परिवार से ही रखते हैं। वो खुद भी राजनीति लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी पार्टियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मौका प्रस्त पार्टियां हैं, जो कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए साथ तो ले लेती हैं, लेकिन चुनाव के समय में उनकी अनदेखी कर देती हैं? देखिए, मैं वैसे तो अवॉइड ही करना चाहता था कि पार्टियों पे कोई आक्षेप लगाना और ये सब बोलना, क्योंकि उससे मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाती है। बरवाला के विकास की चर्चा के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि बरवाला का विकास जुड़ा ही हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा शहर का आदमी, जैसे रणवीर गंगवा जी नलवा से आए हैं,
रामनिवास बुडेला जी बरवाला से हैं लेकिन रहते हिसार हैं। जग्गी राय जी बरवाला के हैं, बरवाला से जुड़े हुए हैं। पार्षद का छोटा चुनाव वो पहले भी जीत चुके हैं। जो विकास की पहली पैड़ी है वो उसे पार कर चुके हैं। अब वो आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन पार्टियां उन्हें रोक रही हैं। इसके लिए बात करें। देखिए, कुछ ऐसी बातें मैं जो सबको पता है लेकिन खुल के शायद बोली नहीं जाती, आपस में लोग चौकड़ी में बैठ के बातें करते हैं। चुनाव और राजनीति आजकल पैसों पे बहुत ज़्यादा आधारित हो गई है, जो कि जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय होना चाहिए और इसको खुल के बोलना चाहिए और ऐसे चैनल्स पे भी खुल के बोलना चाहिए। आप तो विधानसभा चुनाव की बात करें, आजकल तो नगर पालिका के चुनावों में भी इतना भर भर के पैसा इस्तेमाल होता है, गरीब तबके को पैसा बांट के खरीद भी लिया जाता है। ये सब बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो ये बहुत चिंताजनक बातें होनी चाहिए अगर आप अच्छी स्वस्थ लोकतंत्र में जीना चाहते हैं और जनता का राज चाहते हैं। हालांकि सब नेता बन के बोलते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन ऐसा ज़मीन पे शायद इसलिए नहीं दिखता क्योंकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पैसे का बोलबाला रहता है। तो और मेरे पिताजी थोड़े से आदर्शवादी भी हैं कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर और जनता की सेवा को लेकर, और इसीलिए शायद बहुत बार जैसे आपने बोला कि उनको धोखा मिला पार्टियों से वगैरह वगैरह, उसके बाद भी जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। और ये लक्ष्य पत्र की पहल भी इसी कड़ी का सिलसिला रहा है कि जनता के मुद्दे संगठित रूप से उठ पाएँ। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं विक्टिम तो बन के बैठ नहीं सकता। चलिए आप लक्ष्य पत्र को लेकर बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के पुत्र सुरेंद्र गंगवा से मिला था जी, आपने उन्हें ये लक्ष्य पत्र भी दिया था। इस लक्ष्य पत्र पर आधारित बरवाला के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो कैबिनेट मंत्री द्वारा तुरंत सिरे चढ़ाया जा रहा है? तुरंत सिरे चढ़ाने की बात भी है और अनाउंसमेंट्स की बात भी है। तुरंत सिरे तो उन्होंने जैसे ये बेसहारा पशु उठवाने शुरू किए, ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ। वो पूरा अब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्य को पूरा भी बरवाला का प्रशासन करके दिखाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सक्षम है ये करने में, तो इसमें डिले होना नहीं चाहिए। और फिर सियानी तालाब, हालांकि सियानी तालाब एक 4-5 बरवाला में स्थित जोड़ों में से एक है, तो सियानी तालाब का मुद्दा इसमें था और जोड़ों का भी मुद्दा इसमें था। तो सियानी तालाब में कुछ मिट्टी डालने का न्यूज़ आई थी कि कुछ अप्रूवल मिला है, हालांकि वो भी पूरा काम नहीं था जो होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक जन स्वास्थ्य से रिलेटेड, लोगों के स्वास्थ्य और पार्कों से रिलेटेड एक चीज़ थी कि उद्यानों का, क्रीड़ा स्थलों का रखरखाव और साथ में वहाँ पर उपयोगी एक्सरसाइज करने के उपयोगी उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए। तो उस सिलसिले में सरकार बनने के बाद एक हरियाणा गवर्नमेंट की मैंने खबर पढ़ी थी, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी पार्कों में ओपन जिम लगाया जाएगा। ओपन जिम को बार सेटअप भी बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं खुद भी एक्सरसाइज करता रहता हूँ और घर पे बेस्ड एक्सरसाइज करता रहता हूँ बिना जिम जाए, तो वो बार सेटअप बहुत ही सराहनीय दिशा में कदम है और उसको जल्द से जल्द मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज जो बरवाला के पार्क हैं या फिर एक स्टेडियम है और एक अनऑफिशियल स्टेडियम है, बोलेंगे जो सैनी मोहल्ले के पास है जहाँ बच्चे खेलते हैं, इन सब की हालत ये है कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई घास वास नहीं कटती है और बहुत सारे पार्कों में पानी खड़ा रहा था, अभी बारिशें हुई थी तब, और वहाँ पे जो झूले वूले लगे हुए हैं वो भी सब इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बार सेटअप, जो ओपन जिम का सेटअप है, ऐसा सेटअप है जो जल्द से जल्द लगा देना चाहिए। और वो सेटअप देख के भी ऐसा लगता है, कोई देख ले तो उसको एक्सरसाइज करने का मन कर जाता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो वो सेटअप बरवाला के सभी पार्कों में जल्द से जल्द लग जाना चाहिए और हरियाणा गवर्नमेंट तो उसकी अनाउंसमेंट कर ही चुकी है, तो क्यों ना इस काम को जल्दी से जल्दी करके बरवाला के लोगों को एक उपहार दिया जाए। बरवाला के प्रथम व्यक्ति हैं नगर पालिका चेयरमैन रमेश बैटरीवाला। जैसे ही वो चुनाव में आए थे, अब 3.5 साल हो चुके हैं। अब जो उन्होंने जो काम किए हैं, आप उनके कामों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को करीब से जाना नहीं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पे मेरे हक क्या है, मेरी डिमांड क्या है, मैं उस बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। हालांकि रमेश अंकल को भी मैं पर्सनली जानता हूँ और बहुत सारे कामों के लिए उन्होंने एक्टिवली प्रयास भी किए हैं, लेकिन अगर कहीं पर चूक रह गई है तो मेरे ख्याल से मैं सही व्यक्ति नहीं हूँगा उस बारे में पूरी राय देने के लिए। चलिए, आप जागरूक हैं, क्या आप भी युवा हैं,
राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहेंगे आने वाले समय में? थैंक यू। पहले तो ये सवाल किया आपने, इस बारे में क्लैरिटी देना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पिताजी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों चाहे भाजपा से जुड़े हों, थोड़ा सा मैं जब बात करता हूँ उनसे तो झलकता है कि शायद ये सोच रहे हैं कि राजनीति में कभी ना कभी दिख ना जाए, कभी प्रतिद्वंदी ना बन के खड़ा हो जाए वगैरह वगैरह। तो मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ कि राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं ना कभी राजनीति में आना चाहता। बस एक जागरूक नागरिक के तौर पे मैं अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहता हूँ और साथ में अपनी बात को भी एक सशक्त नागरिक के सशक्त आवाज़ के रूप में रखना चाहता हूँ ताकि और भी नागरिकों को एक तरह से सपोर्ट भी मिले और प्रेरणा मिले कि वो भी आगे आके अपनी बात कह सकें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे सकें। बरवाला के एक जागरूक इंसान होने के नाते मौजूदा विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से क्या वो करेंगे भाई, क्या उनके प्रार्थना करेंगे कि बरवाला के अंदर ऐसी समस्या है जो उसको जल्द से जल्द समाधान करवाया जाना चाहिए? समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं। प्रमुख समस्या कोई भी हो, प्रमुख समस्याएं कैबिनेट मंत्री आपकी इन बातों को सुने, संज्ञान लें ताकि हम आपको उस बारे में आगे तुरंत बता सकें कि आपने जो मुद्दा उठाया था कैबिनेट मंत्री ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, बरवाला के विधायक ने कार्रवाई की। मैं एक्चुअली इस बात को थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बट ठीक है, लंबी बात भी बोलनी चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की बहुत दशकों बाद देश में ऐसा हुआ कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बोला गया कि एक मजबूत सरकार बनी और अब देश निहाल हो जाएगा, ऐसा बोला गया। और मुझे भी लगता था, हालांकि मैं भाजपा का कोई समर्थक कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एक उम्मीद जगी थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, मीडिया ये सब बोल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे असली तस्वीर सामने आने लगी। कुछ ऐसी सिचुएशन अभी बरवाला में बहुत दशकों बाद जो बरवाला के विधायक हैं उनको मंत्री पद मिला है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ बरवाला के लिए भी, बरवाला के लोगों के लिए भी और बरवाला के प्रशासन के लिए भी, मंत्री साहब के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बरवाला के विकास की जो स्टोरी लिखी जाएगी उसको एक पूरे प्रदेश में मिसाल के रूप में कायम कर सकें और दोबारा से बरवाला से विधायक की दावेदारी करके दोबारा से मंत्री बन सके। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो कुछ ज़रूरी अहम मुद्दे जो उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ उनमें से एक सड़क, गलियों के रख रखाव, सीवरेज ओवरफ्लो, पानी निकासी, ये सब सड़क और गलियों से जुड़े मुद्दे हैं। साथ में बेसहारा पशुओं का पुनर्वास ये भी है। और सर इसमें ना मैंने 5 मुख्य मुद्दे डाले हैं, कुछ सुझाव डाले हैं। इसमें जो बरवाला के जोड़ हैं, हालांकि जितना मैं लोगों से बातचीत से पता कर पाया हूँ जोड़ों का क्या स्टेटस है, क्यों नहीं हो रहा, आप सब जानते हैं कि बरवाला के जोड़ों की क्या हालत है। पूरा कूड़ेदान बने हैं। वहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं वो भी किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते हैं जोड़ों की वजह से। अभी पिछले ही साल हमने देखा था कि सियानी तालाब के सरकंडे हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उसमें आग लग गई थी। एक फैंसी टेंट वाले हैं, उनके गोदाम का काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ था और ये साल दर साल की ही बात है एक्चुअली। और जितने भी लोग जोड़ों के आसपास रहते हैं वो तो परेशान हैं ही, साथ में नॉर्मल रेगुलर नागरिक के पास भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो किसी जलाशय के आसपास घूमने भी जा सके। किसी जोड़ की ऐसी हालत नहीं बची है। जबकि आप बरवाला के अगर थोड़ा सा भी बाहर निकले, भैणी बादशाह चले जाइए, कुलेरी चले जाइए, इन सब ने अपने जोड़ों को ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि शाम को लोग वहाँ घूमने आते हैं। वो तो बहुत छोटी छोटी जगह है, बरवाला उस हिसाब से काफ़ी बड़ी जगह है। तो और मंत्री पद भी है हमारे विधायक जी के पास। मुझे लगता है कि बरवाला के जोड़ों का विकास ज़रूर होना चाहिए, कम से कम उसकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए। अगर सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता तो ये तो कम से कम होना ही चाहिए। जैसे कि हमारे साथ ये नकुल राय कक्कड़ जी जुड़े थे, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे चैनल पर आए, अपनी बात रखी और हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं इनकी वीडियो को देखें, इनकी बातों को सुनें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। अब ये हमारा कार्यक्रम हर रविवार को 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल भी इस कार्यक्रम को 8 बजे प्रसारित करेंगे। नकुल राय कक्कड़ हमारे साथ हैं जो इन्होंने अपनी बात रखी। कल 8 बजे आप इस कार्यक्रम को देखेंगे। नमस्कार।